पिरामिड्स आखिर बनाए ही क्यों गए? मेन स्ट्रीम इजिप्टोलॉजिस्ट्स कहेंगे कि ग्रेट पिरामिड सिर्फ मकबरे थे जहां फेरोज की डेड बॉडीज रखी जाती थीं, और दुनिया के ज़्यादातर लोग भी यही सोचते हैं, राइट? लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि पिरामिड बनाने का मकसद जितना हम इनके बारे में जानते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही था। एक ऐसी थ्योरी जिसके मुताबिक पिरामिड्स ना सिर्फ फेरोज की डेड बॉडीज को रखने के लिए बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स हासिल करने के लिए भी बनाए गए थे। और इस थ्योरी का निकोला टेस्ला से क्या रिलेशन है वो भी जान के तुम्हें हैरानी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि पिरामिड्स के अंदर हिडन शाफ्ट्स बनाई गई थीं, कुछ इस तरह के बहुत बारीक से नालीनुमा रास्ते जिसको हम अपनी जुबान में जेरी भी कह सकते हैं। 3D स्कैनिंग और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के जरिए ये तो पता लग गया कि ये शाफ्ट्स पिरामिड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया या सोचा कि आखिर इन्हें बनाने का मकसद क्या था। इस पर काफी रिसर्च और डिबेट्स अभी भी जारी हैं। तो क्रिस्टोफर डन, जो कि ब्रिटिश इंजीनियर एंड ऑथर थे, इन्होंने ये थ्योरी 1998 में अपनी एक किताब में पेश की जिसका टाइटल था द गीजा पावर प्लांट टेक्नोलॉजीज ऑफ द ग्रेट पिरामिड, और इस थ्योरी का नाम है पिरामिड रेजोनेंस थ्योरी। इस किताब में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि पिरामिड ऑफ गीजा एक बहुत बड़े लेवल की एक्यूलेशन डिवाइस है जिसका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर ज़मीन के साथ एक हार्मोनिक रेजोनेंस क्रिएट करता था, और ज़मीन की वाइब्रेशन से जो एनर्जी निकलती थी उसको माइक्रोवेव रेडिएशन में कन्वर्ट करता था। है ना हैरान कुन बात? तो क्रिस्टोफर डन ने यह डिस्कवर किया कि पिरामिड्स के साइज, शेप और डायमेंशन की वजह से इसके अंदर मौजूद रेजोनेंस कैविटी से एक फ्रीक्वेंसी निकलती थी जो कि 432 हर्ट्ज की थी। और हैरानी की बात पता है क्या है? ये फ्रीक्वेंसी ज़मीन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है। तो अब बात करते हैं कि इन्होंने पता कैसे किया। इन्होंने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का एक रेप्लिका बनाया एक छोटे स्केल पर, और जब इन्होंने इसके अंदर पानी डाला तो देखा कि पिरामिड के अंदर से एक फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर रही है जो कि इलेक्ट्रॉन इमिट कर रही है। और इनका कहना था कि अगर हम इसको पिरामिड के ओरिजिनल स्केल पर देखेंगे तो जो एनर्जी इस प्रोसेस में निकलेगी वो एक अर्थक्वेक से भी ज़्यादा होगी। अब इससे जाहिर ये होता है कि शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि निकोला टेस्ला पिरामिड से इतना मुतासिर क्यों थे। टेस्ला पिरामिड्स की एनर्जी हार्नेस करने की मुमकिन सलाहियत से बहुत हैरान हुआ करते थे। इनका अपना काम टेस्ला, जिसे वार्डनक्लिफ टावर भी कहा जाता है, इसे वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए ही डेवलप किया गया था, जो कि एटमॉस्फेयर से ही काफ़ी एनर्जी हार्नेस कर लेता था। अब टेस्ला का काम पिरामिड से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं था, लेकिन इनके आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट्स में पिरामिड रेजोनेंस थ्योरी की झलक ज़रूर नजर आती है। तो अब ये याद रखना है कि ये थ्योरी है तो बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन ये हिस्ट्री में कयास आराई पर बेस्ड आइडिया है, या फिर एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री कह लो। और साथ ही इस थ्योरी को ज़्यादातर मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि पिरामिड्स का मकसद और इनका फंक्शन अभी भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर डिबेट और रिसर्च जारी है। तो मेन स्ट्रीम इजिप्टोलॉजिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक पिरामिड बनाने के रीजंस और फंक्शंस क्या हैं, ये भी जल्दी किसी और वीडियो में बताऊंगा। जब वीडियो आएगी तो यहाँ शो हो जाएगी, देख लेना। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सभी चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।